हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज की वीडियो में हमारे जो बचे हुए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म और आपका मटेरियलिटी, इतना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है CMA शुभम की पाठशाला। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। दोस्तों, आज का पहला जो टॉपिक है वो है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी रेलेवेंट अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करता है, हमारे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करता है, तो उन सभी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को हम लोगों को डिस्क्लोज करना है। कहाँ पे डिस्क्लोज करना है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुटनोट्स में उसे डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, इसके लिए हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में कहता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, ऑल मटेरियल एंड रेलिवेंट फैक्ट्स कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंटरप्राइज मस्ट बी फुल्ली एंड कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर accompanying फुटनोट्स। कोई भी मटेरियल और रेलिवेंट फैक्ट्स जो कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, उसको कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को वो प्रभावित करता है, वो ऐसा फैक्ट्स है जिससे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रभावित होते हैं, तो उन पॉलिसीज़ को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होता है, उसके फुटनोट्स में। ठीक है, इसके लिए दो जगह स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है। एक तो हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो कि अकाउंटिंग फॉर फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग पॉलिसी है। और दूसरा है हमारा शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा देता है। तो यहाँ पे कंपनीज के जितने भी पॉलिसीज होते हैं वो उसको डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में मुख्यतः चार बातें हैं। ठीक है, ये चार बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं तो इन चार बातों को ध्यान में रख करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है और इन चार बातों का डिस्क्लोजर देना होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या पॉइंट है कि ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज। जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो जो आपने अडॉप्ट की है, जैसे आपने डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड आपने चुना है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आप कैसे कर रहे हैं, तो इस तरह से कोई भी आपका अगर अकाउंटिंग पॉलिसी जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करता है, तो वो सब पॉलिसीज़ को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट्स में डिस्क्लोज करना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल पॉलिसी जिसे आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसे एक ही जगह पे डिस्क्लोज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक जगह पे उसे डिस्क्लोज करना। ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी को आप कहीं और दिखा रहे, दूसरे पॉलिसी को कहीं और दिखा रहे, तो एक ही जगह पे सारे पॉलिसीज को आपको डिस्क्लोज करना होता है। तीसरा पॉइंट है कि एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट इन द करेंट पीरियड और विच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस है, उस चेंजेस के कारण करंट पीरियड का फाइनेंशियल पोजीशन इंपैक्ट हो रहा है, या फिर ऐसा माना जा रहा है कि इस चेंज के कारण फ्यूचर के फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का जो है वो इम्पैक्ट होगा, तो उन चीज़ों को भी दर्शाना है। अगर कोई ऐसा बड़ा ट्रांजेक्शन हो गया है जिससे कि आप कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को आपको डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अगर चैलेंज हो रहे हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है जैसे कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, तो ये सब अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में अगर कुछ चेंजेस आ रहा है,
तो उस चीज़ को आपको एकदम से डिस्क्लोज करना है। जैसा कि हम लोगों ने आप कोडेक के केस में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी का गोइंग कंसर्न जो है वो चैलेंज हो गया था। कंपनी का गोइंग कंसर्न, कंपनी अब गोइंग कंसर्न नहीं रहने वाली थी। तो उस केस में क्या करना पड़ा था कि कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ा था अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि कंपनी का गोइंग कंसर्न इससे इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि इन 4 बातों को हम लोगों को डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है वो है हमारा बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, जो कि कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। तो उसमें भी डिस्क्लोजर्स के काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स है, जो कि हम लोग बाद में लेटर ऑन हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या क्या कहता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंसिस्टेंटली, मतलब जो चीज़ अभी मैंने अडॉप्ट किया है उसे हम लोगों को कंसिस्टेंटली लंबे समय तक लेते हुए चलना है। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस जो कि इंटरप्राइज फॉलो कर रहा है तो उसे कंसिस्टेंटली हम लोगों को आगे तक लेकर के जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आज हम कुछ पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, कल हम जाकर के उसको चेंज कर दिए। ये किस लिए किया जाता है? इंटर पीरियड एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर पीरियड मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस समय कंसिस्टेंटली होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक अकाउंटिंग ईयर में डेप्रिसिएशन का कोई स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया, दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में हम लोगों ने WDV मेथड फॉलो कर दिया। तो ये क्या हुआ कि हमारा पॉलिसी जो है कंसिस्टेंट नहीं रहा, हम लोग हर बार पॉलिसी उसका चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इंटर पीरियड कंपैरिजन करने में इंटर पीरियड कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे। एक पीरियड से दूसरे पीरियड का जो वैल्यू आएगा उसका कंपैरिजन करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो वैल्यू ले रहे हैं उसका बेसिस ही चेंज हो गया है। तो इसीलिए जो भी प्रैक्टिस हम लोग एक पीरियड में फॉलो करते हैं उसे कंसिस्टेंटली हमें फॉलो करना होता है, हमें बार बार चेंज नहीं करना होता है। तब तक हम लोग चेंज नहीं करते जब तक कि बहुत ज़्यादा उसका रिक्वायरमेंट नहीं आ जाए, जब तक कि एकदम इतना आवश्यक नहीं हो जाए कि इस पॉलिसी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, तभी पॉलिसीज़ को चेंज किया जाता है। ऐसे जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस फॉलो एक बार किए जाते हैं उसे कंसिस्टेंटली हम लोग उसी चीज़ को बार बार फॉलो करते हैं। और अगर जब चेंज करना होता है तो उसे हम लोग प्रॉपरली उसे डिस्क्लोज करते हैं कि इस रीज़न से हम लोग को पॉलिसी चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है कि अपने आप का बचाव करना। ठीक है, कंजर बोलता है ना कि इसका माइंड बहुत कंजर्व है, मतलब कि फट्टू है। फट्टू है का मतलब क्या कि वो जो है रिस्क नहीं ले सकता है। तो अकाउंटेंसी में क्या है कि रिस्क नहीं लेने का एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसमें होता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट रिकॉग्नाइज ऑल लॉसेस। मतलब आपको अगर प्रॉफिट होने वाला है तो आप जब तक वो प्रॉफिट हो ना जाए तब तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो आप उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखेंगे, उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नेसेसरी एंट्रीज आप मार के रखेंगे, आप पहले से उसकी प्रोविजनिंग करके रखेंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होने वाला है तो जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाता तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रॉफिट कि प्रॉफिट को एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉस होने वाला है, आपको अगर लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए आप लोग को पहले से प्रिपेयर होके रहना है। जैसे हम लोग डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजनिंग करते हैं तो वो भी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल है। ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में भी ये कहा गया है कि रेवेन्यू को हम लोग को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करना है जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए। जब वो रियलाइज हो जाता है तभी हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि हमें प्रॉफिट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको लॉस होने वाला है तो उसके लिए आपको पहले से प्रोविजनिंग करके रखना है, उसके लिए आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना है। आप लोग को मतलब क्या कि कंपनी को पहले से प्रिपेयर होकर के रहना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वैसे ही चीजों को रिकॉर्ड करना है जो कि मटेरियल हो। अब मटेरियल का मतलब क्या हुआ? मटेरियल का मतलब हुआ कि रिलीवेंट हो। अब जैसे मान लीजिए टाटा स्टील इतनी बड़ी कंपनी है तो वो A4 साइज पेपर अगर खरीद के लाएगी तो उसका
उसको क्या अलग से उसको बुक्स में दिखाएगी क्या? नहीं। तो अगर जब तक उसका कोई मटेरियल, उसका वैल्यू मटेरियल नहीं हो, तब तक उसे हम लोग तवज्जो नहीं देंगे। मतलब रिकॉर्ड तो करेंगे लेकिन उसे अलग से हम लोग नहीं दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एक टाटा स्टील कंपनी है, वो अगर कैलकुलेटर लेके आती है तो उसे हम थोड़ी ना प्लांट एंड मशीनरी या फिर ऑफिस इक्विपमेंट में दिखाएंगे, उसे स्टेशनरीज में हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, स्टेशनरीज परचेज किए उसमें हम लोग दिखाएंगे। तो तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सिर्फ जो मटेरियल नेचर के हैं उन्हीं को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे। अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग कैलकुलेटर और छोटे 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 जो इक्विपमेंट्स हैं उन सबको भी अगर रिकॉर्ड करने लगे तो बहुत बल्कि हो जाएगा। और सारे चीज़ों को सारे छोटे छोटे चीज़ों पर अगर डेप्रिसिएशन लगने लग जाए तो फिर परेशानी आना शुरू हो जाएगा। सारे चीज़ों का सही से वैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। देखिए क्या बोलता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, बोलता है अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स। अब मटेरियल फैक्ट्स क्या होता है? ये मटेरियल फैक्ट्स जो है ना थोड़ा सा डिलेमा क्रिएट करता है। मटेरियल, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ मटेरियल होता है तो कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार कर रहा है उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ को मटेरियल मानता है और क्या चीज़ को मटेरियल नहीं मानता है। क्या है कि कोई ऐसा चीज़ है जो कि किन्हीं लोगों के लिए मटेरियल हो सकता है और कुछ ऐसा चीज़ है जो कि उन लोगों के लिए मटेरियल नहीं हो सकता है। ठीक है, मटेरियलिटी ऑफ फैक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व। अब मटेरियलिटी डिपेंड क्या करता है, किस टाइप का चीज़ है और उस पर कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। मैंने बताया ना कि जैसे एक छोटा सा कैलकुलेटर है तो उसका क्या वैल्यू होगा, तो उसको अगर हम मान लीजिए ऑफिस इक्विपमेंट में अगर डाल करके उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब आपका कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो सब चीज़ों को मिसलिनियस स्टेशनरी हेड में डाल करके हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, any fact would be considered as material if it is reasonably believed that its knowledge would influence the decision of informed user of financial statement। ठीक है, तो क्या ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ को मटेरियल तब मानेंगे जब उसका नॉलेज होने से, उस चीज़ का नॉलेज होने से जो डिसीजन, जो यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो यूज़र है उसके डिसीजन में चेंजेस आए। जैसे मान लीजिए कंपनी कोई बहुत बड़ा मशीनरी परचेज करती है, तो मशीनरी परचेज करती है तो उससे क्या होता है कि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हाँ ये मशीनरी परचेज हुआ है तो कंपनी का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा और उसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी कोई छोटा सा कैलकुलेटर खरीदी है तो उससे जो उसको अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाइएगा तो उससे जो इन्वेस्टर है उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कैलकुलेटर लिया है तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करी है तो उससे क्या होगा कि कंपनी के जो इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनको क्या है कि ये उनके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए सिर्फ मटेरियल चीज़ों को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाता है, जो इमटेरियल चीज़ होते हैं उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाता। तो ये था हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट और इसको लेकर के हमारा सारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ पे हमारा एक सीरीज हमारा ख़त्म हो रहा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का। इसके बाद हम लोग इससे और आगे बढ़ेंगे और जर्नल एंट्रीज और आगे बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।